बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल शाम में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 जो है, जो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, और उसके साथ आर्टिकल 35A जो कि नॉन कश्मीरीज़ को प्रॉपर्टी ख़रीदने की इजाज़त नहीं देता था। 2019 अगस्त में मोदी हुकूमत ने पार्लियामान के थ्रू मेजॉरिटी वोट से उसको ख़त्म कर दिया स्पेशल स्टेटस को, और ये जाके चैलेंज हुआ मुतअद्दिद पटिशन्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत है, इसको जो ख़त्म किया गया है आर्टिकल 370 को, इसको रिस्टोर किया जाए। ये याद रहे कि आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू और कश्मीर का जो स्टेटहुड था, जो वो स्टेट नहीं रही, उसको ज़म कर दिया जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में, और जो लद्दाख है उसको अलग कर दिया, यानी कि डिवाइड भी कर दिया और ज़म भी कर दिया। तो कल जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में ये बड़ी क्लियरली कहा गया कि जी जो उसको ज़म किया गया, जो आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया, वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है। जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया गया वो सही था प्रोसीजर, और बहरहाल अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, और जो 5 जजेस हैं जिनकी जजमेंट है, उन्होंने कहा कि जी इसमें तो हिंदुस्तान के आइन में कहीं नहीं था कि गारंटी है सॉवरेनिटी, यानी कि ख़ुद मुख्तारी से भी बढ़ के सॉवरेनिटी के जम्मू और कश्मीर के लोगों को कोई नहीं था कि ये परमानेंट एक सॉवरेनिटी है। और बहरहाल जब उनके कहने के मुताबिक जब जम्मू और कश्मीर ने लेटर ऑफ एक्सेशन वहाँ साइन किया राजा ने वहाँ के, तो महाराजा ने, तो वो ऑटोमेटिकली सॉवरेनिटी फिर नहीं मिलनी चाहिए थी जम्मू और कश्मीर के लोगों को, और उनका हक भी नहीं बनता था, परमानेंटली तो दी भी नहीं गई थी। तो वो लेटर ऑफ एक्सेशन आपको मालूम है आज तक कभी मिला नहीं, उस पर बड़ी डिबेट है। बट बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन थी कि बदनीयती पर नहीं था ये बेस्ड, जो डिसीजन था अगस्त 2019 का, जो प्रेसिडेंट ने भी एग्री किया, पार्लियामान ने भी किया। उन्होंने कहा ये एन आइन के मुताबिक है, प्रोसीजर्स हैं, एंड सॉवरेनिटी वाज नॉट गारंटीड टू जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। तो बस ये लंबा है, कोई 350-400 सफ़े का जजमेंट, बट दिस इज़ द आउटकम। ये लुबे लुबाब है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जो पार्टीज़ हैं वो तो तकरीबन सभी कह रही हैं भाई जी ठीक है। कुछ ने कहा अच्छा ये ठीक, कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, ये नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज एवरीबडी एग्रीड। जजमेंट का एक और जो हिस्सा उसमें ये भी कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर करें, जम्मू और कश्मीर को स्टेट, उसको वापस स्टेट बनाएं, और इलेक्शंस करवाएं सितंबर 2024 तक, जिस पे कि इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि जी सही वक्त पे इलेक्शंस हो जाएंगे। तो ये ना समझिएगा कि सितंबर में ही होंगे, 2024 में एट द राइट टाइम्स इलेक्शंस विल बी हेल्ड। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लद्दाख है, लद्दाख को ज़रूरी नहीं कि वापस ज़म किया जाए जम्मू और कश्मीर स्टेट में, क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों मिलके बनते थे स्टेट। तो ये जो चीज़ें, ये है लुबे लुबाब। अच्छा, जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो तो बहरहाल बाय एंड लार्ज दे हैड टू अग्री, और दे हैव अग्रीड। कोई ख़ास, अभी इलेक्शंस भी हैं और 4-6 महीने में, तो वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे मेजॉरिटी जो इंडियन वोटर है वो इनके ख़िलाफ़ हो जाए। तो वो मोदी साहब से भी चाहेंगे कि आगे बढ़ के ज़्यादा कहें कि जी ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन बहरहाल अग्री एक जनरली किया। अच्छा, जहाँ पाए मकबूजा कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं जी ये ठीक तो नहीं है, जैसी तैसी ये डेमोक्रेसी चलाने की कोशिश करें, चले वक्त के साथ हम देखेंगे कि क्या होता है इसका। जो महबूबा मुफ्ती हैं पीडीपी की जो चेयरमैन हैं, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ये दिस इज़ द डेथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा ये तो इंडियन डेमोक्रेसी जो है और जो आइडिया इंडिया का है उसकी ये बिल्कुल एक डिफ़ीट है, कि वो बिल्कुल हार गया है आइडिया। और उन्होंने मकसद ये उन्होंने कहा मकसद ये कि जो तिरंगा है और जो इंडियन जो एक आइडिया है जिसके साथ, जिसकी वजह से कश्मीरी उनके साथ गए थे, इंडिया के साथ, और ना पाकिस्तान के साथ नहीं गए थे, इंडिया के साथ गए थे। वो जो आइडिया, इनका मतलब कहने का कि जो सेक्युलरिज्म है, उन्होंने कहा बुद्धिस्ट हैं ये वो सब वहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो आइडिया जो ख़त्म कर दिया इन्होंने, और उसकी डिफ़ीट है, और ना कि उसकी डिफ़ीट है, ये इन्होंने कोशिश की है कि जो
کشمیری موومنٹ ہے اس کو بھی ڈیفیٹ کریں، لیکن جو کشمیری موومنٹ ہے وہ جاری رہے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ کشمیریوں سے کہ کوئی فیصلہ اٹل نہیں، یہ بدلا بھی جا سکتا ہے فیصلہ، اور عزت نفس جو ہے اس کے حوالے سے ہم اٹھیں گے، ہم لڑیں گے، اور آپ نا امیدی نہ ایکسیپٹ کریں، اور شکست جو ہے وہ بھی نہ مانیں، شکست بھی نہ مانیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہاتھ، یعنی کہ جو کشمیری جو ہاتھ ملا آگے بڑھا تھا اور اس نے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، یعنی کہ سیکولر انڈیا، تو اور ایک فیڈریشن، جو انڈیا کا فیڈریشن کا آئیڈیا تھا اکارڈنگ ٹو محبوبہ مفتی، اس آئیڈیا کو ختم کیا ہے، جو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا، اسپیشل رائٹس تھے، ایک انڈیپینڈنس تھی ود ان دا انڈین یونین اور انڈین جو فیڈریشن ہے، وہ ہاتھ جو ہے وہ توڑ دیا انہوں نے، جو ججمنٹ ہے، کیونکہ وہ ہاتھ ملایا تھا کسی سے، لیکن اب انڈیا جو یونین ہے اس کا کیریکٹر بدل گیا، کردار بدل گیا ہے، کیونکہ ہمارے سے اسپیشل سٹیٹس لے لیا ہے اور فیڈریشن کے تحت ہمیں سٹیٹس ملا تھا۔ تو دلچسپ، وہ ہاتھ توڑ نہیں دیا، انہوں نے کہا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ ان کی ایک حکمت عملی ہے سیاسی طور پہ، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم انڈیا کا حصہ بھی ہیں، اور ہم انڈیا کا حصہ، یعنی کہ ہم اپنی جو انڈیپینڈنس ہے اس کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور لڑیں گے، بٹ سیئنگ کہ ود ان دی انڈین ٹیریٹری۔ تو یہ ان کا ایک اس طرح کا ہے کہ یعنی ڈیویلٹی ہے ان کی پوزیشن میں، اور یہی ڈیویلٹی انہوں نے کل بھی، کہ بھئی یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ تو بس وہ یہ جو ان کے پولیٹیشنز ہیں، مین اسٹریم کہہ دیجیے گا، جو رہے ہیں، حریت کے کا حصہ بھی رہے ہیں، APHC کے بھی، پھر مین اسٹریم JNK مقبوضہ کشمیر کی پالیٹکس کے بھی، اسی طریقے سے جو اور بھی پولیٹیشنز ہیں ان کی بھی کچھ اسی طرح کی، لون صاحب کی، سجاد لون صاحب کی بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈس اپوائنٹنگ ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تو ہیں جو تقریباً کچھ مین اسٹریم کے، اور جو دیکھیں جو اصل کشمیری موومنٹ ہے وہ تو یہاں تو نہیں چل رہی، عمر عبداللہ تو نہیں چلا رہے، یا یہ محبوبہ مفتی تو نہیں چلا رہی، وہ تو بدقسمتی سے جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر وہ کہیں اور چلائی جاتی ہے۔ وہ اپنے فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں، بھلے سے آپ کہیں جی پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، انڈیا یہ کہہ رہا ہے، دنیا یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، لیکن ابھی آپ کو کوئی گنجائش کی ضرورت ہے، اور بھی کوئی یو ڈونٹ نیڈ انٹرپریٹیشن۔ دیکھ لیجیے گا غازہ میں کیا ہو رہا ہے، تو کشمیر پر تو کہا نہیں جاتا، زیادہ لکھا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا۔ پاکستان بھی کچھ اس وقت کشمیر پہ ٹھیک ہے، گاہے بگاہے جب کانفرنسز ہوتی ہیں تو وہ UN وغیرہ میں جا کے بولتے ہیں، نہیں تو پاکستان کی کچھ اس وقت اپنی ہی کوئی ہے سمجھ بوجھ ابھی بھی۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کشمیریوں کے ساتھ چاہے فریڈم ہے آف ایکسپریشن ہے، چاہے پریس کا فریڈم ہے، چاہے یعنی کہ دا بگیسٹ جیل ان دا ورلڈ جو کہا جاتا ہے، کہ کتنے لاکھوں کی تعداد میں انڈین فورسز ہیں، ان کے ساتھ کتنے چیک پوسٹ ہیں، ان کے جو وہاں شہری ہیں کشمیری، وہ کن حال میں رہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اور ظاہر ریزسٹنس بھی ہے جہاں تک ممکن ہے، عام ریزسٹنس بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب JKLF جیسے یاسین ملک جب اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی 89 میں یا کب انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کریں گے، بات چیت کریں گے، ہم جو ہتھیار پھینک کے بات کریں گے، ہتھیار پھینک کے مطلب کہ وی ول گو ٹو دا ٹیبل ٹاک، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو اب 4تھا سال ہے کہ ان کو جیل میں ڈالا ہے، ان کو ڈیتھ سینٹنس ہو گئی ہے، اور نہ جانے ان کا کیا بنے گا۔ یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی صحت ایسی ہے کہ شاید وہ بچ بھی نہ پائیں۔ آئیکن رہے ہیں یہ جموں اور کشمیر کی لبریشن کے۔ اسی طریقے سے خرم پرویز جو ہیں ان کو بھی 2 سال سے زیادہ ہو گئے، ون آف دا لیڈنگ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ۔ ایک ٹانگ ان کی اڑی بام بلاسٹ میں، بڑے آبجیکٹیو کہا جاتا تھا کسی وہ نان وائلنٹ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی اسٹرکچرز آف وائلنس پر، بڑی پوری رپورٹ کمپائل کی، دنیا ان کو مانتی ہے ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ان کو بھی اٹھا لیا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا لوگوں کا، لیکن اپنی جد و جہد کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ عزت نفس ہے، ایک
पुश्त दर पुश्त उनको ये पता है कि उनके साथ वादा हुआ था सेल्फ डिटर्मिनेशन का। और याद रखें, ये पाकिस्तान से नथी नहीं है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिएशन से नथी नहीं है। ये जब इनकी सरजमीन को बेच दिया गया था, ब्रिटिश राज में महाराजा को दे दिया गया था कुछ लाख रुपयों पे और बकरियों पे, और वहाँ की पश्मीना शॉल के इवज़ बेचा गया था ये इनको महाराजा को। तो ये तो मूवमेंट जब से जारी है, ये इतनी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये मूवमेंट इस तरह ख़त्म नहीं होने वाली। पाकिस्तान हज़ार समझे कि एक अमन और चैन से आप करें और ये हो जाएगा मामला और आप चुप रहें और ये ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। नवाज़ शरीफ साहब ने जो कोशिश की थी 1999 में जब समिट हुआ था फरवरी में, लाहौर समिट, पहली दफ़ा हिंदुस्तान में देखा हमने कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी हु वाज अ विजनरी, नो डाउट अबाउट इट, उन्होंने फिर आगे जाके कहा हम इंसानियत के बलबूते पर इस बात को आगे ले जाएंगे। लेकिन बीच में हमारे उस वक्त के जो जनरल्स थे वो छुप के नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं और तकरीबन नहीं पता, और जाके उन्होंने कारगिल में जाके घुस बैठे और समझे कि जी अब हमारी जीत होगी। तो ना कश्मीरियों की जीत हुई ना पाकिस्तान की जीत हुई, और वो जो एक पीस प्रोसेस चला था कि इंगेजमेंट का, वो डीरेल हो गया। तो बहरहाल वो तो पाकिस्तान की गलती है जो भी है, लेकिन कश्मीरी जो हैं वो जो वहाँ के रहने वाले हैं वो इस अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटे। ऊंच नीच आती है, लेकिन हमने खुर्रम परवेज़ साहब से एक दफ़ा कहा कि आप ये क्या करते हैं इसमें, आपको एक जब आए पाकिस्तान प्रोग्राम में हमने उनको लिया, मैंने कहा बाद में आस्ट मैसेज, ये क्या करते हैं, कोई किसी को फ़र्क तो पड़ता नहीं, ना दुनिया आपकी बात सुनती है, ना कोई हिंदुस्तान पर कोई असर होता है। पाकिस्तान ठीक है कोशिश थोड़ी बहुत करता है, बट एनीवे यू नो पाकिस्तान गोज़ अबाउट इट्स ओन बिजनेस विद इन सर्टन लिमिटेशंस। उन्होंने कहा कि देखें हमारी जो ये नस्लों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये आगे की जो पुश्तें हैं वो काम करेंगी, ये ऐसे नहीं कि वो जद्दोजहद जारी रखेंगी। तो जद्दोजहद तो जारी रहेगा। ये जो जजमेंट आई है उस पर पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है? पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये था, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये बयान आया कि जी ये जो जजमेंट आई है उसका इंटरनेशनल लॉ में कोई हकीकत नहीं है। तो ये ठीक कह रही थी बिल्कुल मुमताज़ ज़हरा साहबा के द स्पोक्स पर्सन, शी सेड ऑन सेवरल चैनल्स कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। सही बात है कि हकीकत नहीं है, बिकॉज यूएन में ये एक टेरिटरी है जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और कश्मीरियों को भी हक़ खुद इरादियत मिलना है। दैट इज़ इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है। लेकिन याद रखें कि यही इससे बढ़ के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फ़लस्तीनियों के लिए हक़ खुद इरादियत उनको उनके सरज़मीन मिलनी थी। लेकिन क्या किया और क्या अब कर रहा है इज़राइल, और किस तरीक़े से अमेरिका जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का फुल फ्लेज पार्टनर है। और हम उम्मीद करते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जब जनरल आसिम मुनीर बात करेंगे वहाँ तो ये बात उठाएंगे। बट बहरहाल तो ये जो मामला है ये ठीक कह रही है मुमताज़ ज़हरा साहबा कि जी ये इट हैज़ नो रेलेवेंस एंड नो स्टैंडिंग इन इंटरनेशनल लॉ। लेकिन वो जो है पोजेशन इज़ आई थिंक 70-80% ऑफ द बैटल वन जी फैक्ट जूरे जो है जो यू नो फैक्ट क्या है, तो डी फैक्टो तो उनके पास है, इंडिया के पास, और रेजिस्टेंस भी है। तो फिर पाकिस्तान का रिश्ता रेजिस्टेंस के साथ क्या है और पाकिस्तान उस रेजिस्टेंस को कितनी सपोर्ट करती है। और तारीख़ भरी हुई है एग्जाम्पल से जहाँ रेजिस्टेंस को जब ये बरहक होती है रेजिस्टेंस तो उसको सपोर्ट मिलती है। याद रखें कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में लिखा हुआ है, एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि पीपल लिविंग अंडर ऑक्यूपेशन हैव अ राइट टू आर्म्ड रेजिस्टेंस। तो पाकिस्तान ने अपना रिश्ता जो कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरी स्ट्रगल के साथ है उसको उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उनको सोचने की ज़रूरत है। ये कोई नहीं कह रहा कि आप उठे और कोई जंग शुरू करते हैं, लेकिन कोई एक प्रॉपर आपकी पॉलिसी होने की ज़रूरत है। कभी हॉट कभी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इस तरह से तो बात नहीं चलेगी। तो ये 370 पर जो एक जजमेंट आई है बिल्कुल हैरान कुन जजमेंट नहीं है, यही जजमेंट आनी थी
اور یہی طریقہ ہے ہندوستان کا. ہندوستان جو کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی آلریڈی ٹوٹلی کلونیل سیٹلر پروجیکٹ ہے, ٹوٹلی ڈٹو 100% وہ کریں گے, جو کہ اور کر رہے ہیں اپنے اسرائیلی دوستوں کے ساتھ. اور ہم نوا یہ دونوں ملک جہاں اوپریشن ہے, جہاں وائلنس کا استعمال ہے, جہاں ظلم اور بربریت ہے, بالکل دونوں ملک ایک ساتھ کھڑے ہیں, کورس ایک ہی ہے ان کا. سیلف ڈیفینس, ٹیررزم اور یہ تمام معاملات ہیں. تو پاکستان بہرحال اٹس اندر اوکیزن جب پاکستان کو سوچنا ہے کہ وہ کس طرح اپنی پالیسی کو زیادہ افیکٹو کر سکتا ہے اور کارآمد کر سکتا ہے جو کشمیری اسٹرگل ہے اس کے لیے. یہ ہمارا ہسٹوریکل ہماری ایک ذمہ داری ہے. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.